चेक किया था, तो ब्लड शुगर फास्टिंग कॉल है, उसके लिए मैं आज लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सभी वैद्यगण ही है, तो मैं ज़्यादा थ्योरेटिक पार्ट में नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट है, जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, उसी पे हम चर्चा करेंगे एंड दैट विल बी मोर रिलायबल। तो शुरुआत में हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं कोविड में, इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रखेंगे। तो क्वेश्चंस आर वेलकम कि आपको जो दिक्कत है प्रैक्टिकल लेवल पे आती है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो कोविड-19 इज ऑलमोस्ट 1.5 ईयर नाउ। अभी तो 2021 चल रहा है, कोविड-19 आके बहुत समय हो चुका है। तो बहुत से वैद्यगण कोविड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड पेशेंट की। तो उसमें प्रोटोकॉल अगर हम लोग बोलेंगे तो उसमें बहुत से ऑप्शन हर वैद्य को मिल सकते हैं। शुरुआत के दौर में हमने रैंडमाइज पेशेंट ट्रीट किए थे, लेकिन हमारे ध्यान में आ गया कि कुछ उसमें कॉमन बातें हैं, तो ये तो शेड्यूल्ड प्रोटोकॉल। तो हमने एक जीवन प्रभा आयुर्वेदिक कोविड प्रोटोकॉल, इस तरीके से हमने एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया और हम इसी से अभी कोविड के पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो फिर ये प्रोटोकॉल क्या है, हम उस पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट्स से एक कैटेगराइज किए हैं। उसमें जो ग्रुप है वो बेसिकली असिम्प्टोमेटिक एंड प्रिवेंटिव ग्रुप, ये पहला ग्रुप है। तो हम इसमें कॉमनली ड्रग यूज करते हैं। सेकेंड जो ग्रुप है वो माइल्ड ग्रुप है। थर्ड है वो मॉडरेट एंड फोर्थ है वो सीवियर और क्रिटिकल ग्रुप है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि माइल्ड और असिम्प्टोमेटिक या प्रिवेंटिव के लिए हम ज्यादा पेशेंट देखते हैं सभी वैद्यगण। तो उसके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, बहुत से कॉमनली हम लोग ड्रग यूज करते हैं एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो ग्रुप वाइज हम क्या इसमें पाते हैं कि जो असिम्प्टोमेटिक ग्रुप है या फिर माइल्ड ग्रुप है, उसमें हम कॉमनली कुछ सिम्टम्स कॉमनली देखते हैं। अभी कोविड की अगर हम लोग बात करेंगे कि ये एक बहुत ही नया डिजीज है सभी वैद्यजन के लिए, कि जैसे पैंडेमिक चल रहा है, आयुर्वेद में जनपद हंस व्याधि में हमें इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। और कोविड तो एकमात्र उदाहरण है इस तरीके की प्रॉब्लम हम फ्यूचर में भी फेस कर सकते हैं। तो आचार्यों ने या संहिता में इसके जो मार्गदर्शक तत्व हमें बताए हैं, उस पर चलते हम कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं फ्यूचर में भी। तो अगर हम कोविड की बात करें, ट्रीटमेंट पार्ट शुरू करने से पहले अगर हम उससे संप्राप्ति की बात करें या कॉमन साइन और सिम्टम्स की बात करें, तो हम पाते हैं कि इसमें बहुत बहुत से व्याधियों के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो हम इसको ज्वर की संप्राप्ति से तुलनात्मक देख सकते हैं, या श्वास है, काश है, राजक्षमा के बहुत से पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो हम उसको कुछ भी नाम दें, जैसे सन्निपातिक श्वसनल ज्वर है या आगंतुक ज्वर है। इस तरह के अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो कोविड की हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम इसकी नॉमेनक्लेचर में जाने से बेटर है कि हम उसको ट्रीट कैसे प्रोटोकॉल क्या चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत से वैद्यगण अलग अलग ऑप्शन में पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे और सफलता भी उनको मिल रही होगी, लेकिन जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो उससे कुछ आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो एक तो ग्रुप है असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड ग्रुप। तो इसमें लक्षण जो है वो साधारण होते हैं। पेशेंट को जैसे ज्वर है, अतिसार है, अंग मर्द है, इस तरह के पेशेंट में लक्षण पाए जाते हैं। या जो कॉमनली 5 to 7 अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स देखें, बहुत बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो कॉमनली साइन सिम्टम्स होते हैं वो उसमें बहुत बार आ जाते हैं। मॉडरेट जो ग्रुप है, इसमें बेसिकली पेशेंट की O2 ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, जैसे कि 90 to 95 के बीच में SpO2 रहना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील करना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो ग्रुप है, जो हम इसको मॉडरेट टू सीवियर ग्रुप में लेते हैं, तो बेसिकली 80 to 90 जिनकी SpO2 है और जिनकी HRCT स्कोर जो है वो 15 प्लस है। ओके,
मॉडरेट ग्रुप में हम लोग HRCT स्कोर 5 to 10 में कंसिडर करते हैं। एंड जो सीवियर या क्रिटिकल है, जिनकी SpO2 80 से नीचे आ जाती है, जो पेशेंट या वेंटिलेटर पे है, जो मोस्ट सीवियर केसेस होते हैं जिनकी SpO2 60, 65 या इवन जो उसके बिलो भी रहती है, वो ग्रुप हम उसमें कंसिडर करते हैं जिनकी HRCT 20 प्लस होती है। ठीक है, तो ग्रुप वाइज ट्रीटमेंट करने के जो बेनिफिट्स होते हैं कि हम चॉइस ऑफ ड्रग या जो अवस्था है, कोविड की जो अवस्था है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आप अवस्थानुरूप ड्रग नहीं चॉइस करेंगे तो उसमें पेशेंट को राहत नहीं मिलती है। बहुत बार हम काफी पोटेंट ड्रग यूज करते हैं बट पेशेंट्स में रिजल्ट नहीं मिल पाते। उसकी एक ही वजह होती है कि अवस्था। तो ये जो 4 ग्रुप है, आप ध्यान में रखिए कि इसमें कौन से ग्रुप में आपका पेशेंट आ रहा है, तो उस तरीके से अगर आप उनमें ड्रग यूज करेंगे तो उसमें काफी आपको राहत मिल सकती है। अभी श्रेयस ई-लर्निंग का ये जो मंथ है वो श्वास व्याधि पे आधारित है। तो कोविड जो है काफी ज्यादा श्वास व्याधि से रिलेटेड उसके लक्षण या संप्राप्ति प्राप्त होती है। जैसे अभी हमारे संहिता में बताया है कि श्वास की जो सामान्य संप्राप्ति है वो आमाशय उद्भवा है। तो कोविड में भी अगर हम आमाशय या अग्नि पे ध्यान देंगे तो उसमें पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट ग्रुप में जल्दी उनमें रिवर्सिबल चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप हो गए प्रोटोकॉलिक। अभी हम उसमें ट्रीटमेंट पार्ट क्या यूज करते हैं या ड्रग जो है उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो माइल्ड या असिम्टोमेटिक ग्रुप के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें 5 ड्रग आ जाते हैं। कॉमनली हम लोग पेशेंट्स में यही यूज करते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो एक दशमूलकटुत्रयम् कषाय है, सेकेंड वन वासागुड़िचादि कषाय, लवंगादिवटी, यष्टिमधुघन और अनुतेल नस्य है। ये 5 ड्रग है। तो हम इसमें थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे। तो दशमूलकटुत्रयम् कषाय, जैसे मैंने कहा कि श्वास व्याधि की जो संप्राप्ति है वो कॉमनली सामान्य संप्राप्ति जो है वो आमाशय उद्भवा है। एंड दशमूलकटुत्रयम् जो है ड्रग है वो इसी पे ये संप्राप्ति भंग करने में ज्यादा लाभकारी होता है, इसलिए हम उसमें दशमूलकटुत्रयम् यूज करते हैं। सेकेंड जो है वासागुड़िचादि कषाय, हमने ये पाया है कि कोविड की जो सामान्य संप्राप्ति है उसके बाद जो विशेष संप्राप्ति की हमने तुलनात्मक स्टडी किया तो हमने पाया कि इसमें वात दोषों में वात दोष जो है वो ज्यादा दूषित होता है और प्रकोपित होता है, और जो धातु में है वो रक्त धातु इसमें ज्यादा प्रदूषित होता है। इसमें भी उपस्तंभित वात प्रकोप के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो संप्राप्ति है उसकी संप्राप्ति भंग करने के लिए वासागुड़िचादि कषाय बहुत लाभकारी होती है। अभी हम देखते हैं कि डी डायमर बहुत काफी बढ़ रहा है, या जो हिमेटोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लीवर एंजाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें वासागुड़िचादि कषाय अगर आप एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस से अगर यूज करेंगे तो प्रोग्नोसिस इतनी बैड नहीं होती है और ये सब चीजें काफी अच्छी तरह से कंट्रोल में आ जाती है। यष्टिमधुघन एक सिंगल ड्रग है यष्टिमधु, हम उसको काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं प्रोटोकॉलिक। तो हम क्यों कर रहे हैं, चरक संहिता में शोणित स्थापन गण में यष्टिमधु को रखा है। एक काफी शास्त्र में भी है और शोणित स्थापन भी करता है। तो बेसिकली कोविड की जो संप्राप्ति है, अगर आप पाएंगे कि 2 स्टेजेस इसमें हम लोग कॉमनली देख सकते हैं। एक इन्फेक्टिव फेज होती है, एक नॉन इन्फेक्टिव फेज होती है। एक नॉर्मली 10 to 15 डेज तक हम लोग इन्फेक्टिव फेज को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप पाएंगे कि पेशेंट में इन्फेक्टिव चेंजेस उसमें नहीं होते हैं, बट लेट फाइब्रोटिक चेंजेस जो होते हैं उससे पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो अगर हम लोग रक्त धातु से पहले से काम करेंगे तो आगे जाके उतना दिक्कतें नहीं आती है, इसलिए हम लोग यष्टिमधुघन उस प्रोटोकॉल में रखा है। तो कॉमनली हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर 100 और थाउजेंड्स ऑफ असिम्टोमेटिक एंड माइल्ड पेशेंट्स हमने देखे हैं इसी प्रोटोकॉल से, और बहुत कम बार हमें कुछ अलग से उसमें यूज करने की 5 to 10% अलग से कुछ यूज करने की जरूरत महसूस हुई है। अदरवाइज इसी कॉमन प्रोटोकॉल से सभी पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अभी अगर हम लोग एक बात नोटिस करेंगे कि कोविड जब 2019 में दिसंबर में स्टार्ट हुआ, ये 2020 एंड 21, तो इसमें हम लोग बहुत सा चेंजेस उसमें पाते हैं कि लक्षणों में और उसकी जो प्रोग्नोसिस है। अभी 21 में कोविड की प्रोग्नोसिस काफी बैड है कंपैरेटिव 20 में, क्योंकि 2020 में पेशेंट के लक्षण जो है वो एग्रेसिव एंड
सीरियस या क्रिटिकल होने की एक एवरेज पीरियड 8 to 10 डेज थी, लेकिन अभी हम पाते हैं कि विद इन 3 to 4 डेज में पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इट मे बी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द वायरस और इट मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन। तो इसमें बहुत से पेशेंट्स में 2020 में हम लोग पाते थे कि शुरुआत जो है वो टिपिकल ज्वर से नहीं होती थी। बहुत बार किसी पेशेंट्स में ज्वर होता था या नहीं भी होता था। बहुत से पेशेंट्स हम लोग पाएंगे कि उनकी जो इनिशियल फेज है वो लूज मोशन से शुरू हो रही है। बहुत से पेशेंट्स में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जैसे जो कॉमनली फाइंड सिम्टम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो एक शुरुआत नहीं है उसमें, और 2020 में तो इसमें काफी बदलाव हम लोग पाते हैं। बहुत बार असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, एक माइल्ड फीवर आ जाता है 2-3 डेज और उसके बाद 5 to 6 डेज कोई सिम्टम्स नहीं होते, एंड अचानक से जो SpO2 है उसकी ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाती है और एकदम से वो बिलो 80 भी जा सकती है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जिनकी SpO2 सडन 70 या 60 भी हो चुकी है विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम। तो ये जो चेंजेस है वो काफी दिक्कत भरे हैं। तो वी हैव टू ट्रीट एवरी पेशेंट एज अ कोविड पॉजिटिव, इवन दो RT-PCR नेगेटिव भी है, लेकिन कॉमनली अगर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स पाते हैं कोविड के, तो मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा सभी वैद्यगण को, आप उसको कोविड करके ही ट्रीट करें, क्योंकि इग्नोरेंस पेशेंट को काफी सीरियस कर देता है 2021 में। सेकेंड जो ग्रुप है वो है मॉडरेट ग्रुप। हम इसमें ऐसे पेशेंट को लेते हैं जिनकी RT-PCR नेगेटिव है बट HRCT में कोई चेंजेस है। अगर HRCT स्कोर 1+ भी है तो भी हम उसको मॉडरेट में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। तो अगर स्कोर 2, 3, 4, 5 भी है तो विद इन 2 to 3 डेज में वो आपका 15 या फिर 18 तक जा सकता है। तो इसलिए हम उनको मॉडरेट ग्रुप में कंसिडर करते हैं। दूसरे जो ऐसे पेशेंट है जिनकी SpO2 जो है वो 90 से 95 के बीच में है, वो भी सभी मॉडरेट ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें जो चिकित्सा सूत्र है जो हमने प्रोटोकॉलिक डिजाइन किया है उसमें हम कॉमनली जो माइल्ड ग्रुप वाली जो दवाइयाँ है वो सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम सुवर्णकल्प जो है वो यूज करना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली माइल्ड ग्रुप में सुवर्णकल्प हम उतना यूज नहीं करते, बट अगर कोई सेकेंडरी कॉज है या कोमोर्बिडिटीज है पेशेंट को, तो उस जैसे कि हाइपरटेंसिव है या क्रोनिक डायबिटिक्स है उनको, तो फिर हम उनमें प्रिवेंटिव के लिए श्वासकाश चिंतामणि या फिर सुवर्णा मालिनी वसंत ऐसे ड्रग यूज कर सकते हैं माइल्ड ग्रुप में भी, अगर कोमोर्बिडिटीज है तो। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है। मॉडरेट ग्रुप में हम शुरुआत से ही पेशेंट्स को सुवर्णकल्प चालू कर देते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप जो है वो सीवियर ग्रुप है जिसकी SpO2 80 या उसके नीचे जो आती है वो। तो कॉमनली हम लोग एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आपको बता देते हैं कि हम क्या ड्रग उसमें यूज करते हैं, क्योंकि अवस्थान्तर के अनुसार हर एक वैद्यगण अपने युक्ति से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि माइल्ड ग्रुप की हमने जो 5 ड्रग बताए हैं वो कॉमनली हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड इन ऑप्शंस में आप जैसे भारंगादी कषाय है, सिटोप्लाज्मिक चूर्ण है, सालिसादी है, वैरायटी ऑफ श्वासकाश के जो कल्प है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुवर्ण कल्प में आपके पास बहुत से चॉइस होंगे, लेकिन हम लोग वाइडली 4-5 जो सुवर्ण कल्प है वो काफी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। तो उसकी जो लिस्ट है वो है श्वासकाश चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस सुवर्ण युक्त, त्रैलोक्य चिंतामणि रस एंड बृहत कस्तूरी भैरव अभी हमने किया है शुरू, इस 2 महीने से हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे। एंड सुवर्ण मालिनी वसंत, तो ये 5 ड्रग हम ज्यादा यूज करते हैं और कोई एक्स्ट्रा कल्प अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, इसमें पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसमें नेक्स्ट जो ग्रुप है जो हम लोग दवाइयाँ यूज कर रहे हैं वो है आर्सेनिक कंपाउंड के जो कल्प है। ओके, तो जैसे हड़ताल है, मनशिला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप जो हमारे प्रोटोकॉल में हमने शामिल किया है। तो इसमें इनके जो कल्प है जैसे कि अभी समीर पन्नग योग है, सेकेंड वन है वो मल्ल सिंदूर है। तो आप इस तरह के हड़ताल और मनशिला के जो कल्प है वो अगर यूज करेंगे तो पेशेंट की संप्राप्ति भंग होने में उसके काफी मदद होती है।
तो ये एक ग्रुप हो गया। एंड थर्ड वन जो है वो कुछ भस्म के है, जैसे सुवर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, अब्रक हम लोग काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं, सहस्त्रपुटे, मौखिक भस्म है, प्रवाल भस्म है। इस हर एक भस्म की अपनी एक कार्यकारित्व है संप्राप्ति भंग करने में। तो आप उसके डिटेल्स थोड़े देखेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ हर्बल ड्रग्स है जैसे त्रिफला, तिकटू, आमल की, यष्टि मधु, विडंग है, एंड चूर्ण में चित्रोगलाजी तालिसरी, अकॉर्डिंगली एज पर नीड हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में इतने सारे ड्रग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम केसेस की थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंगली ग्रुप वाइज, और जो मैंने ड्रग्स अभी बताए हैं, इन दवाइयों के साथ हमने न्यूबॉर्न बेबी से लेके तो 94 एज तक जो पेशेंट्स है उन सभी को ट्रीट किया है। इवन दीज ड्रग्स आर वेरी इफेक्टिव एंड सेफ इन प्रेगनेंसी ऑल्सो। हमने बहुत से प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी ट्रीटमेंट दी है और वो काफी अच्छी तरह से ट्रीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें अभी तो सिनेरियो ऐसे है कि माइल्ड ग्रुप के पेशेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोग ज्यादा अभी क्रिटिकल पेशेंट्स देख रहे हैं जो आईसीयू में है या फिर O2 पे है। ठीक है, तो जब आप क्रिटिकल पेशेंट ट्रीट करेंगे इस प्रोटोकॉल से, तो 2-3 अवस्था हमने इसमें पाई है कि अगर SpO2 कितना भी कम है लेकिन पेशेंट अगर एक्यूट फेज में आपके पास आ रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो काफी अच्छी मात्रा में और अच्छी तरह से हो सकती है। एंड जितना क्रोनिसिटी में पेशेंट आपके पास आएंगे, समझ मान लो कि अगर 10-15 दिन से पेशेंट आईसीयू में है और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो लेट फेज में भी उसमें उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं पाई जाती है। क्योंकि उसमें अगर फाइब्रोटिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 8 to 10 डेज तक पेशेंट अगर आपके पास आ जाता है तो उसमें ये सब ड्रग बहुत अच्छी तरह से कारगर साबित हो सकती है। लेकिन एक बार पेशेंट्स में अगर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है तो फिर उसमें काफी दिक्कत से आ जाती है। क्योंकि आईसीयू में हमें जो क्रियाकल्प है आयुर्वेद के, जैसे अगर उपलेपन है, उपनाह स्वेद है, मानसिक स्नेह स्वेदन है, ये सब चीजें हम आईसीयू में नहीं कर पाते। तो हम पूरे डिपेंड हो जाते हैं ओरल ड्रग पे। उसमें भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ट्रायल्स ट्यूब से है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से है, सबलिंग्वाइनल है, वो सब चीजें हमें दिक्कतें आ जाती है। तो आप कभी भी कोविड पेशेंट अगर देख रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अगर रिपोर्ट भी वेटिंग पे है तो भी आप उसके ड्रग स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आप आईसीयू के पेशेंट देख रहे हैं तो ये 2 अवस्था आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो एक्यूट इन्फेक्टिव फेज में जैसे फर्स्ट 8 to 10 डेज है, या फिर लेट फाइब्रोटिक फेज में आ रहा है जैसे आफ्टर 10 to 15 डेज के बाद। तो इसके ड्रग्स, तो ये क्यों हमें देखना है, ये प्रोटोकॉल में हमको क्यों देखना है, क्योंकि उस तरीके के ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। कि अगर एक्यूट फेज में आपके पास आता है, फर्स्ट 8 to 10 डेज में पेशेंट आ जाता है, तो आप उसमें जो सुवर्ण कल्प है वो आप श्वासका चिंतामणि है एंड ट्रेलोक्य चिंतामणि इज द चॉइस ऑफ ड्रग इनिशियल फेज में। एंड लेट फेज में महालक्ष्मी विलास रस एंड श्वासका चिंतामणि, ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, एकल द्रव्य में या फिर हम लोग भस्मों की बात करें तो आपको अदरक भस्म जो है सहस्त्रपुटी, उसको कॉमनली थ्रू आउट यूज करना है एंड श्वासका चिंतामणि को कॉमनली थ्रू आउट यूज करना है। बाकी जो ड्रग है वो अकॉर्डिंगली अवस्थान्तर के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सी दिक्कत आ जाती है फाइब्रोटिक फेज। तो हम ये फाइब्रोसिस है इसको प्रोलॉन्ग कैसे करें या प्रिवेंटिव कैसे करें, तो उसकी जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो है हीरक भस्म। ठीक है, बहुत से कंपनियां जो त्रिलोक्य चिंतामणि बनाती है उसमें वो हीरक डायरेक्टली यूज नहीं करते, तो वज्र यानी उसके जगह पे वैक्रांत भस्म यूज करती है। तो आप वो देख लीजिए अवश्य कि आपके त्रिलोक्य चिंतामणि में हीरक भस्म ऐड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अलग से हीरक भस्म उसमें ऐड करनी होगी। आईसीयू में या क्रिटिकल पेशेंट्स में जो ड्रग यूज करते हैं बहुत सी दिक्कत आती है कि उसकी डोज कितनी रखी जाए। तो एक कॉमनली हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली हमने 5 mg से लेके 100 mg तक या उससे भी ज्यादा, मैंने मैक्सिमम पर डे 200 या 300 mg सुवर्ण भस्म अभी तक यूज किया है।
हीरक भस्म भी यूज किया है एंड इफेक्टिवली वो अच्छा काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आप अवस्था और उसकी जो एज है और जो पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से आप इन भस्मों का चयन करें और उस तरह से आप उन्हें यूज करिए। दूसरी बात आती है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उसके लिए हम लोग अलग से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जो बेसिकली वेंटिलेटर पे है या जो बायपास पे 15 लीटर 20 लीटर 15 to 20 डेज से जो है उस पर डिपेंड है। तो उनमें हमें थोड़ा सा ज्यादा डोज में यूज करना पड़ सकता है, यही सभी बातें। और दूसरी बात ये है, अगर पेशेंट बाय ओरली ले सकता है और तो आप जो डोज दे रहे हैं वो आप जितना डोज देते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा डोज हमें, जब हम लोग आरटी से या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ड्रग दे रहे हैं तो उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा डोज देना चाहिए, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक कॉमनली ये जो ड्रग है एंड जो प्रोटोकॉल है आप अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल टू इन कोविड क्राइसिस। अंत में जो ग्रुप है वो है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस वाले, जो जितने भी पेशेंट्स हैं। अभी आने वाले समय में सभी वैद्यगणों के पास इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सेकेंड वेव वैसे भी कम हो रही है, लेकिन जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं उनमें लंग फाइब्रोसिस की दिक्कतें बहुत आती हैं। इनिशियल स्टेज में इग्नोरेंस बहुत हो जाता है, सभी पेशेंट्स आयुर्वेद के पास नहीं आते हैं। तो आने वाले समय में लंग फाइब्रोसिस एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग इसमें एक अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो एवरेजली अगर हमने पाया है कि 45 डेज टू 90 डेज लग सकता है किसी भी पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जिनमें हुआ है, डिपेंड ऑन हाउ मच परसेंटेज। एक एवरेजली 40 to 90% का फाइब्रोसिस चेंजेस थे और पेशेंट ठीक हुआ है, तो अप टू 45 डेज टू 90 डेज तक तो हमें ट्रीटमेंट उन्हें देनी है। तो उस प्रोटोकॉल में हम लोग जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो बेसिकली रसायन कल्प आपको ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि स्वर्णमालिनी वसंत है, सिद्ध मकर ध्वज है, पुष्मांड रसायन है, च्यवनप्राश है, तो कंटकारी अवलेय है। इस तरह के कल्प आपको उनमें यूज करना है। तो दूसरा एक बहुत अच्छा कल्प है वो है पिंपड़ी क्षीरपाक। आप उसको वर्धमान में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी उष्ण समय था तो हम वर्धमान उसमें यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा वर्धमान रसायन भी यूज कर सकते हैं। तो पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस में आप रसायन के जो कल्प है उसको यूज करिए तो पेशेंट आपके जल्दी ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात जो है वो स्थानिक क्रियाकल्प, जैसे मैंने कहा कि स्थानिक स्नेहन स्वेदन, तो हम इनमें धन्वंतर तेल, बलाश्वगंधादि तेल या प्लेन शुद्ध बला तेल, ये स्नेहन के लिए। और जो स्वेदन है आप उसको हॉट वाटर बैग से भी दे सकते हैं या नाड़ी स्वेद दे सकते हैं। अगर पेशेंट एक्सेसिबल है टू क्लिनिक तो आप उनको नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, साथ में आप नश्य अवश्य करिए या पुतली स्वेद भी आप कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंट को राहत मिलती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स है वो घर पे भी O2 डिपेंडेंट हो जाते हैं, 2 लीटर 4 लीटर तक भी उनको O2 घर पे भी लॉन्ग पीरियड के लिए चल सकता है, 2-3 वीक्स के लिए। तो वो पेशेंट की एवरेजली 8 to 10 डेज में उनकी जो O2 रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। तो इस तरह के 4 to 5 ग्रुप से जो हम लोग प्रोटोकॉलिक यूज कर रहे हैं, और उसमें अगर हम लोग कंपैरेटिव कहें तो 90% सक्सेस रेट हम लोग उसमें कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट काफी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। This is the common protocol we are using throughout the year, 1.5 year हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसमें काफी अच्छी तरह से सफलता भी मिल रही है। ठीक है, दिस इज द कॉमन सिनेरियो। अगर हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग सेशन पे ज्यादा बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें आ रही है वैद्यगण को, तो मैं कुछ बेहतर आपको बता पाऊंगा इस पे। डॉक्टर चिंतन, हेलो हेलो हॅलो हॅलो हाँ डॉक्टर हेलो वैद्यांना कॉमनली क्वेश्चन्स जर येत असतील ना त्याचं आपल्याला बोलायला जास्त चांगलं म्हणजे होऊ शकेल। आपण रँडमाइज खूप काय बोलू शकू थेरॉटिकल, बट आय थिंक इंटरॅक्टिव्ह सेशन झालं तर बेटर आहे। हो डॉक्टर, एक वेळा वन्स तुम्ही तुमचं लेक्चर फिनिश केल्यावर आपण क्वेश्चन्स एकत्र घेऊया। बर 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 ओके।
ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ये जो ड्रग्स हमने बताए हैं उसमें हम लोग कॉमनली एक संप्राप्ति पे बात करते हैं। तो हमने एक कॉमनली ये पाया है कि कोविड की जो संप्राप्ति है इनिशियल फेज में जो निरुपसंबित वातरप्रकोप, जैसे हमने कहा था कि वातरक्त की संप्राप्ति से काफी मिलती है। कॉमनली हम लोग श्वास या ज्वर से उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, बट क्लिनिकली जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा वात निरुपसंबित वातरप्रकोप हो जाता है रक्त की वजह से वात की जो गति है वो अवरोध होने से। लेटर स्टेज में हम लोग ये पाते हैं कि इनिशियल स्टेज की संप्राप्ति के बाद एक ट्रिगरिंग फैक्टर शुरू हो जाता है, एक साइकिल शुरू हो जाती है कि उसके बाद में प्राइमरी हेतु है, अगर वो नष्ट भी हो जाता है फिर भी पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। आप अभी क्लिनिकली ऐसे तो आप कैसे करेंगे कि आप अगर देखेंगे कि एक 8 to 10 डेज या 14 डेज के बाद पेशेंट के जो हिमेटोलॉजिकल वैल्यूज है, जैसे डी डायमा है, सीआरपी है, इंटरल्यूकिन 6 है, तो सब रिपोर्ट आप नॉर्मल पाएंगे, लेकिन पेशेंट के जो फोटो लेवल्स है वो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाती है और बाकी भी जो सिस्टम्स है वो इन्वॉल्व उसमें काफी मात्रा में होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें एक ट्रिगरिंग फैक्टर से होती है कि एक साइकिल शुरू हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भी आप कोविड पेशेंट देखेंगे तो दो बातों पे आप ट्रीटमेंट करिए। एक जो सामान्य संप्राप्ति है, जैसे हमने कहा कि जो श्वास की है या फिर वात और रक्त की है, इससे आप आपके जो प्रोटोकॉलिक ड्रग्स है वो आप देना दीजिए। और सेकेंड जो पार्ट है वो जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्रिगरिंग साइकिल शुरू हो जाती है एंड उसकी वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, उसके लिए आपको कुछ ड्रग्स की योजना करनी है। तो इसमें बेसिकली आप दोषों में वात दोष जो है और धातु में जो रक्त दोष है, सॉरी रक्त धातु है, इस पे आप ज्यादा चिकित्सा पे ध्यान देंगे बेसिकली मॉडरेट या सीवियर पेशेंट्स में, तो आप उसमें सफलता ज्यादा पाएंगे। तो इसके लिए आप मॉक्सिक एंड प्रवाल, ये दो जो ड्रग है वो रक्त धातु के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस रक्त धातु को लेके हो रहे हैं उसमें ज्यादा टारगेट होती है। तो अभी इसमें आप मॉक्सिक भस्म की जगह पे मॉक्सिक 60 यूज करिए और प्रवाल भस्म के जगह पे प्रवाल 60 अगर यूज करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो रक्त में जो चेंजेस आ जाते हैं कोविड की वजह से, उसमें भस्म से अच्छा 60 काम करता है। ठीक है, तीसरा जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो है अभ्रक सहस्त्रपुटी भस्म, तो आप इसको भी जरूर यूज करिए लेट कॉम्प्लिकेशंस में। एंड उसके साथ में आपको समीर पन्ना यूज करना है। अगर आप समीर पन्ना लो डोज से स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 40 mg से आप शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 125 mg भी पर डोज दे सकते हैं। एवरेजली अगर आप देखेंगे कि पर डे में 200 mg या 250 mg तक या 300 mg तक समित बनना सफिशिएंट हो जाता है। अकॉर्डिंगली एज एंड अवस्था आप इसका चयन कर दीजिए। नॉर्मली मॉडरेट या सीवियर ग्रुप में सुवर्ण का जो रोल है वो काफी ज्यादा है। उसकी जो विशेषता है वो है विषनाशक। अभी हम लोग कहें अगर देखेंगे कि कोविड ये जो आगंतुक हेतु है, उसमें जो वायरस है वो आगंतुक हेतु है, तो हम इसको भूत अभिसंगत ज्वर है या जो इसमें अगस्त के जो जितने भी कल्प है अगर हम लोग यूज करते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमें आप कुछ भी ड्रग यूज करिए इसमें, तो इसमें विषनाशक गण की जो औषधियां है या जो विविध अगध है, अगर आप उसमें यूज करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि पेशेंट जल्दी रिवर्स हो जाता है। अगर किसी भी ड्रग देके अगर सफलता नहीं पा रही है या पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो रहा है तो आप उसमें ज्यादा मात्रा में सुवर्ण यूज करिए, तो आप देखेंगे कि पेशेंट में सुधार जल्दी जल्दी हो रहा है। तो सुवर्ण की जो एग्जाम्पल है उससे हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी अगध है या विषनाशक ड्रग्स है आप इसमें जरूर यूज करिए। कोविड के लेट स्टेज में, नॉट इन माइल्ड और मॉडरेट बट सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स में वो बहुत टारगेट हो जाता है। तो these are the common protocols I mean we are using now
अगर इस पे क्वेश्चंस है तो मैं इसकी जानकारी आपको ज़्यादा बेटर दे सकता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो अमर सर। हाँ जी सर। सर क्या हम दोषानुसार हम उसको प्राइम क्लिनिक बेसिस पे उसको डायग्नोसिस करके उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या? जैसे सामान्य अवस्था में या है तो डेफिनेटली। जैसे हाँ लॉस ऑफ टेस्ट है डेफिनेटली। तो उसके लिए सर कुछ हम हाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या क्लिनिक बेसिस पे? या डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग दोषों के अनुसार इसको क्लिनिकली कैटेगराइज कर सकते हैं। बट अगर लेकिन आप पाएंगे कि कोविड पेशेंट जब हम कभी भी ट्रीट करते हैं तो सभी पेशेंटों में सभी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ पेशेंट्स में आपको माइल्ड फीवर 2-3 दिन ही तक मिल जाएगा, उसके बाद पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो जाता है। किसी पेशेंट में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है कि अंगमर्द है, किसी पेशेंट में सिर्फ लूज मोशन दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग दोषों से कैटेगराइज कर सकते हैं। बट लेटर फेज में पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो ये जो संप्राप्ति की जो काल है वो बहुत कम पेशेंट्स में मतलब संप्राप्ति का जो काल है वो बहुत कम है। एक 3 to 4 डेज या एवरेजली 5 to 6 डेज में पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं। तो हमें उतना अवसर नहीं मिल पाता है कि हम आयुर्वेदिक के जो चिकित्सा तत्व है जैसे दीपन पाचन है या ज्वरग्नि की जो चिकित्सा है उस तरह से हम लोग चिकित्सा करें तो उतना अवसर एक तो नहीं मिल पाता। दूसरी बात ये होती है कि उस तरीके से सभी लक्षण आप नहीं पाएंगे कोविड में। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें हम लोग को सभी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिसको हम लोग दोषों के अनुसार कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ पेशेंट्स में ये संभव होता है लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो संभव नहीं होता है क्योंकि उसके बहुत से जो लक्षण है वो नहीं दिखाई देते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि जिसमें आप कैटेगराइज कर पाओगे उसी पेशेंट्स में आप कैटेगराइज करके ट्रीटमेंट दीजिए। अदरवाइज एक रैंडमाइज आप एक प्रोटोकॉल बना लीजिए जो कोविड में काफी टारगेट होता है और आप सभी पेशेंट्स को प्रोटोकॉल ट्रीट करेंगे तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाने की जो शक्यता है वो बहुत कम होती है। ओके, फिर भी आप उसमें अगर वाता प्रधानता पाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि दशमूलकटुत्रयम् कषाय है शुरुआती अवस्था में, या नारंगादी कषाय है या कंटकारी है, इस तरीके के ड्रग अच्छे उसमें काम करते हैं। अगर पित्त प्रधानता है तो वातागुलिकादि कषाय, एलाकनादि कषाय है, पटोलादि कषाय है, इस तरीके के ड्रग अगर आप यूज करेंगे तो उसमें पेशेंट को जल्दी राहत मिलती है। कफ प्रधान में आप एलाकनादि कषाय है या नागर के जितने भी योग है, त्रिकटु के जितने भी योग है वो आप उनमें इनिशियल फेज में यूज कर सकते हैं। बट ये ऐसे बहुत कम बार देखने को मिलता है कि आप कैटेगराइज करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते, मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक प्रोटोकॉल लेके आप कोविड पेशेंट को अप्रोच करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं ज्यादा और पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। हेलो। हाँ ये हेलो अमर सर। हाँ सर जैसे हम पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए कुछ हम स्पेशली कर सकते हैं क्या कि इन्फेक्शन उनको ना पहले एज आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिस में? See, definitely, as we starting treating the COVID patients from the beginning, कि अगर एक भी कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो भी कंपलसरी सभी फैमिली मेंबर्स को हमारे जो माइल्ड ग्रुप का जो प्रोटोकॉल है 5 ड्रग्स वाला, हम सभी पेशेंट्स का सभी रिलेटिव को दे देते हैं। जैसे कि दशमूलकटुत्रयम् कषाय, वातागुलिकादि कषाय, लवंगादिवटी, एचके मधुबना एंड अनुचय। तो कंपलसरी इसको 14 डेज और जिनमें कोमोबोडिटीज है ऐसे रिलेटिव को 3 वीक्स के लिए हम सभी रिलेटिव को कंपलसरी को देते हैं। तो एक एवरेज हमने पाया है कि कोई भी लेटर स्टेज में कोई भी कोविड पॉजिटिव होना या उसको लेके कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देना, ये चीजें नहीं होती है। तो आप भी कोई भी पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है तो कंपलसरी रिलेटिव को मेडिसिन देना ही है। हेलो सर, नॉर्मली अभी ये
तो महासुदर्शन काढ़ा बहुत यूज कर रहे थे, तो क्या हम प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटिव को भी महासुदर्शन काढ़ा दे सकते हैं क्या, यदि फीवर वगैरह सिम्टम्स ना हो, फिर भी हल्का सा सर्दी खांसी का सिम्टम्स रहे तो? यस यस, डेफिनेटली हम प्रिवेंटिव में महासुदर्शन भी दे सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि यदा अधिशेषे भूमि, जैसे बीज को अगर कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी वो फ्रूटफुल होता है। उसी तरह से कि कोविड इन्फेक्शन होना और कोविड में लक्षण दिखाई दे के कॉम्प्लिकेशंस में जाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो महासुदर्शन अगर हम लोग पहले स्टेज से यूज कर रहे हैं तो उसमें लक्षण दिखाई नहीं देंगे या संप्राप्ति भंग बहुत प्राइमरी अवस्था में हो जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव या असिम्टोमेटिक के लिए हम दोनों अवस्था में महासुदर्शन यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू सर। हाँ Honestly, हाँ I'm Dr. Sangeeta. Thank you very much for your valuable information. Actually, I have come across some patients who have only eye symptoms. तकलीफ है, conjunctivitis है, irritation है, itching है, और बाकी आपका आवाज ना थोड़ा इंटरप्टेड है। आप सुन रहे हैं सर? हेलो, आप सुन रहे हैं? रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, वन और टू पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको सिर्फ कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है, तो उनको कैसे दें? ओके, सिर्फ कंजक्टिवाइटिस है। हेलो संगीता मैम, आपकी आवाज। हाँ जी सर, जैसे इचिंग है और इचिंग है, हेलो, रेडनेस ऑफ आइस है, तो यही सिम्टम्स है, और स्टिकीनेस ऑफ आइस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो राइट, तो इस तरीके के पेशेंट अगर देखेंगे कि जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि दोषों के हिसाब से हम कैटेगराइज करके कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इस तरीके के पेशेंट्स में हम पाते हैं कि पित्त प्रधानता जो है, रक्तांतर्गत जो पित्त प्रधानता है उसमें जो भाव है वो दूषित हो जाते हैं और फिर इस तरीके के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें हम जैसे सप्तामृत लोह है या आमल की के जो कल्प है बेसिकली, वो अगर आप यूज करेंगे तो उसमें वो ज्वरग्न एंड जो आंखों से लेके जो प्रॉब्लम है वो उसमें काफी अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। साथ में आप इसमें सुवर्णमाक्षिक भस्म है उसको यूज करिए तो वो पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। उसकी जो ड्रग है वो सुवर्णमाक्षिक भस्म इतना अच्छा काम करता है। हेलो सर, हाँ, yes. छोटे बच्चों में भी हम क्या सेम ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं क्या, सेम प्रोटोकॉल? नहीं, अगर हम लोग देखेंगे कि 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें हम लोग सेम प्रोटोकॉल यूज करते हैं कम मात्रा में, लेकिन अगर उसके उम्र अगर उससे कम है तो हम लोग थोड़ा सा ड्रग चेंज कर देते हैं। जैसे कि वासागुरी का भी कषाय काफी कड़वा होता है तो हम उसके जगह पे संशमनी वटी यूज कर सकते हैं। बाकी ड्रग हम लोग लो डोज में यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर पेशेंट पॉजिटिव है और लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उनमें हड़ताल या मनशिला के कल्प उसमें यूज नहीं करते हैं। हम लोग उनमें सुवर्ण कल्प थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। आप उनमें सुवर्ण की एकल मात्रा थोड़ी सी ज्यादा यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, तो उससे पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। हाँ हाँ सर, ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हजार्ड if fibrosis develop, can it total be treated with आयुर्वेद? फाइब्रोसिस पूरी तरह से ठीक होता है कि नहीं, है ना, ऐसा क्वेश्चन है ना? हाँ राइट। तो सी डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फाइब्रोसिस इज देयर। हमारा एक ऑब्जर्वेशन है कि अप टू 60-70% तक अगर फाइब्रोसिस है पेशेंट्स में और वो लंबे समय तक भी अगर बायपास पे है, 10-15 डेज है या 20 डेज है, फिर भी वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। पोस्ट कोविड उनमें कुछ दिक्कतें हो जाती है, अप टू 2 to 3 मंथ्स उन्हें हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, लेकिन पेशेंट्स नॉर्मल पे आ जाते हैं।
लेकिन those patients who are acquired more than 80% और 90% फाइब्रोसिस, तो उनमें बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो अगर पेशेंट्स में 90% फाइब्रोसिस है या उससे ज्यादा फाइब्रोसिस है, तो देयर आर 50-50 चांसेस कि पेशेंट आपके ठीक हो जाते हैं। बहुत बार ये पेशेंट अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। विथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इनमें जो लाइफ स्पैन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3-5 डेज है, लेकिन बहुत बार ये पेशेंट 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स तक भी वेंटिलेटर पे रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनमें सफलता बहुत कम है। मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी बहुत से पेशेंट्स हैं कि जिनमें मोर देन 90% फाइब्रोसिस है, उनको हम नहीं बचा पाए उसमें ज्यादा। बट उसके अगर उससे कम है फाइब्रोसिस तो डेफिनेटली पेशेंट बच जाते हैं। नमस्ते सर। सर एक मिनट मैडम, हम इससे ही लेंगे। चैट बॉक्स में आपकी क्वेरी डालिए प्लीज। एनी बैड एक्सपीरियंस वाइल ट्रीटिंग कोविड विथ आयुर्वेद रिगार्डिंग ड्रग? नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल साइड इफेक्ट और एनी एडवर्स इफेक्ट विद द आयुर्वेदिक ड्रग्स बी नोटिफाइड। कि हमें ऐसे जैसे मैंने कहा कि हमने काफी हाई डोसेस पे, जो नॉर्मल डोज है उससे भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ड्रग जो डोज है हमने यूज किए हैं। इवन विष द्रव्य है उनके भी हमने 3 गुना या 4 गुना डोसेस यूज किए हैं पर डे। लेकिन हमने नहीं पाया है कि रिगार्डिंग आयुर्वेदिक ड्रग कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई दिया है। पर हमारे में हमने तो नोटिफाई नहीं किया है वैसे तक। सिर्फ एक बात होती है कि जब एक मिनट, हाँ, तो एक हमने चीज पाई है कि जब हम काफी हाई डोज में यूज करते हैं तो टैकीकार्डिया डेफिनेटली हो जाता है। पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो काफी बढ़ जाते हैं, समटाइम्स 120 या 150 तक भी हमने देखा है। बस उसको अगर आप मौखिक सृष्टि उसमें यूज कर रहे हैं या मौखिक कामधुदा हम लोग ऐड करते हैं तो वो भी कम हो जाता है। तो इसके अलावा तो हमने कोई नोटिफाई नहीं किया अभी तक। सर, हाउ टू गिव मेडिसिन इफ पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर? बेसिकली हम राइट ट्यूब से, जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, उससे हम लोग पेशेंट को दवा दे सकते हैं इजीली। वी हैव टू डाइल्यूट द ड्रग्स इन द वाटर और उसमें थोड़ा सा हमें हनी ऐड करना है और उसको राइट ट्यूब से या जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है या फीडिंग ट्यूब है उससे हमें देना है। सिर्फ इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो ओरल ड्रग देते हैं, जैसे मैंने कहा कि उससे थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आप दवा दीजिए, 1/4 एक्स्ट्रा डोसेस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन में डेफिनेटली डिफरेंस आ जाता है। या बहुत बार फ्यूज में भी आपके ड्रग्स रह सकते हैं। तो एक बार ड्रग देने के बाद और थोड़ा सा वाटर आप जरूर फ्लश करने को बोलिए, क्योंकि हम दवा नहीं दे रहे कि दवा तो स्टाफ देता है, तो उसके फॉलोअप रखना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हमारी दवा जा रही है, लेकिन ऐसे में दवा नहीं जाती प्रॉपरली। तो फॉलोअप रखिए और स्टाफ को भी आप थोड़ा सा निर्देश दे सकते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा वाटर थोड़ा फ्लश करने को बोलना है। तो आप इजीली आरटी से दे सकते हैं पेशेंट को दवा, कोई दिक्कत नहीं। Sir, is it safe to use Rasakalpa in more doses if patient is on ventilator or in ICU? Can we use Sukshma or Muhur? या डेफिनेटली वी कैन यूज। सिर्फ जो स्टाफ है वो हमें कोऑपरेटिव मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो पहले से परमिशन से लेके ही दिक्कतें हमें शुरू हो जाती है कि परमिट ही नहीं हो रहा है कि दवा नहीं देनी है या देनी है। अगर स्टाफ आपको कोऑपरेटिव मिल जाता है तो आप 1 अर्ली जो पूर्ण मात्रा है आपकी जो 24 आवर्स की, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 4 अर्ली, 6 अर्ली, 8 अर्ली या फिर 1 अर्ली भी आप उसको डिवाइड करके दे सकते हैं। जैसे श्वास में कहा है कि मुहुर देना है श्वास का सिक्का में, तो आप उसको 1 अर्ली भी दे सकते हैं या 4 अर्ली, 6 अर्ली, 8 अर्ली या 12 अर्ली। बट नॉर्मली 4 to 6 अर्ली तो मिनिमम आप डोसेज जो है वो 4 या 6 अर्ली दीजिए। 8 अर्ली, 12 अर्ली उतनी टारगेट नहीं सिद्ध होती है, तो एवरेजली 4 to 6 अर्ली ही दीजिए, या उससे कम एवरेज कर सकते हैं तो 1 अर्ली भी आप दे सकते हैं। हमने 1 अर्ली भी दी है पेशेंट्स में और वो काफी अच्छा काम करते हैं। सर, शुष्क काश जब भी हमें पेशेंट में देखने मिलता है, स्पेसिफिकली विथ कोविड, आफ्टर कोविड,
तो वो शुष्क काश के लिए कैसे विचार करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? एग्जैक्टली। तो इसमें वात का जो रुक्ष गुण है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है, तो हमें स्नेह गुण उसमें यूज करना है। तो अगर पेशेंट आईसीयू में है तो जैसे अभी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हमने चर्चा की कि हमें आईसीयू से या फीडिंग ट्यूब से देना है, तो हम सिद्ध घृत है, सिद्ध तेल है, वो नहीं दे पाते आईसीयू में। तो हमें ऐसे ड्रग की चयन करनी है रसाऔषधि में जो स्निग्ध गुणात्मक है। तो जैसे कि अभी सुवर्ण है, वो मधुर मधुर शीत है और स्निग्ध भी है। तो मौक्तिक है, वो भी मधुर मधुर शीत है और स्निग्ध भी है। तो इस तरीके के ड्रग अगर हम लोग यूज करेंगे तो शुष्क कास्ट है वो जल्दी ठीक हो जाती है। अगर पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस की वजह से शुष्क कास्ट हो रही है तो आप उसमें स्नेह की मात्रा ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आप जैसे कि पंचतिक्त घृत है या त्रिफला घृत है, सामिक स्नेहन स्वेदन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बलाश्वगंधादि तेल, धानवंतर तेल या शुद्ध बला तेल, इस तरीके के जो सिद्ध तेल है उसको आपको चेस्ट एंड बैक में अप्लाई करके, अगर पिंड स्वेद पॉसिबल है तो ठीक है, या फिर आप घर पे पेशेंट्स को हॉट वाटर बैग से स्वेदन करने को बोलिए, तो वो काफी अच्छा तरह से काम करता है। दूसरी बात, आप डाइट में जो है वो घृत की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा आप उनको देने को बोलिए, क्योंकि कोविड में ओजक्षय बहुत ज्यादा हो जाता है लेटर फेज में, तो वो स्निग्ध गुण भी बढ़ाएगा और ओजवर्धन भी करेगा। उसके बाद में आपको नस्य करना है, या आप अनुतेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, या इस तरीके के जो सिद्ध तेल है उससे आप उनको नस्य अवश्य बोलिए। तो किसी भी तरह से हमें स्नेह की जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ाना है। उसके साथ में आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं सिद्ध तेलों की, तो उसके भी काफी अच्छे गुण उसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हर तरीके से आपको स्निग्ध गुण बढ़ाना है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आईसीयू में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन पोस्ट कोविड आप इजीली ये कर सकते हो। आईसीयू में अगर शुष्क कास्ट इस तरीके की दिक्कतें होती है तो हमें रसाऔषधि इस तरीके से चुननी है कि जो स्निग्ध गुणात्मक है, और साथ में आप मधु या घृत की थोड़ी सी मात्रा भी उसमें ऐड करके दे सकते हैं। बट फीडिंग ट्यूब से देना होता है तो बहुत बार वो जो ड्रग है वो फीडिंग ट्यूब में अटक जाती है, तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है। सर, जब भी हम कोविड पेशेंट में देखते हैं कि WBC स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट डाउन जाते हैं और CRP बढ़ते रहता है, तो ऐसे ब्लड टेस्ट को हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये जो बदलाव है हम बहुत बार एक्यूट इन्फेक्टिव फेज में देखते हैं बहुत बार। तो अगर हम दोषों की बात करें तो इससे वात और पित्त, ये दोष जो है उनका जो दूषत्व है वो बहुत ज्यादा हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें अगर आप जो आर्सेनिक कल्प है, जैसे समीपन्नक है या मल्ल सिंदूर है, इस तरीके के ड्रग अगर आप यूज करेंगे तो जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। यानी कि 3 to 4 डोसेस में भी आपको CRP जो बढ़ा हुआ है वो मोर देन 50% कम होता नजर आ जाएगा, एंड WBC काउंट भी आपका नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। तो दोषों की बात करें तो वात और पित्त दोष को आपको ट्रीट करना है, या रक्त प्रसादक जो व्याधि होती है, जो ड्रग्स होते हैं उनको इस व्याधि में, इस अवस्था में आपको यूज करना है। सर, डी डाइमर है या सीरम फेरिटिन है, वो जो बढ़ा हुआ होता है, तो उसको दोषानुसार या उसको आयुर्वेदानुसार कैसे हमें और अच्छी तरह से देखना चाहिए और कौन से औषधि की योजना करनी चाहिए? डेफिनेटली रक्त में जब विषम रक्त बढ़ता है, जैसे मैंने कहा कि सामान्य संप्राप्ति में हमने एक पाया है कि वात की प्राकृत गति रक्त की वजह से अगर अवरोधक हो जाती है, जैसे कि उपस्तंभित वात प्रकोप का जो कारण है या हेतु है, उस तरीके की संप्राप्ति में इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं। तो हमें इसमें सिंपल लॉजिक यूज करना है कि हमें वात की जो प्राकृत गति है उसको नॉर्मल करना है। तो हम किस तरीके के ड्रग इसमें यूज करेंगे जो उष्ण तीक्ष्ण गुणात्मक है या कटुरसात्मक है या तिक्त रसात्मक है, इस तरीके के द्रव्य अगर आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें डी डाइमर है या फेरिटिन है, ये सब चीजें आपको नॉर्मल होना या रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो इसमें चॉइस ऑफ जो ड्रग है वो है त्रैलोक्य चिंतामणि। अगर आप त्रैलोक्य चिंतामणि यूज करते हैं तो ये जो बदलाव है, अभी त्रैलोक्य चिंतामणि आप कितना यूज करेंगे और डोज बहुत मैटर करता है। तो डिपेंड ऑन आप कौन से
फेज में यूज कर रहे हो कि माइल्ड ग्रुप है, मॉडरेट है, सीवियर है या क्रिटिकल है, और जो वैल्यूज है वो कितनी है। अब मैंने अभी तक 10,000 डी डायमर जो है उतना पेशेंट देखा है कि जिसके 10,000 डी डायमर वैल्यूज थी और वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गई थी 4 to 5 डेज में। तो आपको जो ट्रिलोकेसिंटामिन का डोज है आप 1 BD से लेके 6 अर्ली भी यूज कर सकते हैं। और बाकी जो ड्रग्स है वो जैसे मैंने बोला कि उष्ण, तीक्ष्ण, कटु या तिक्त रसात्मक अगर आप यूज करेंगे तो वो जल्दी जो वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाती है। कुछ नहीं है सर, साइटोकाइन स्टॉर्म का आयुर्वेद में कैसे उसको देखे, साइटोकाइन स्टॉर्म? या बेसिकली जैसे मैंने कहा कि 2 फेजेस हमने नोटिफाई की है कोविड प्रोटोकॉल में कि एक एक्यूट इन्फेक्टिव फेज और लेट फाइब्रोटिक फेज, राइट। साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वो जैसे मैंने कहा कि कोविड की जो सामान्य संप्राप्ति है वो शुरू हो जाती है कि जैसे हेतु लिंग हम लोग देख रहे हैं, बट एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाती है वो लेट फेज में। जो प्राइमरी हेतु है अगर वो लैप्स हो जाता है, जैसे कि नॉन इन्फेक्टिव फेज आ जाती है कि अभी इन्फेक्शन बॉडी में तो है नहीं है, सभी आपके रिपोर्ट नॉर्मल है, डी डायमर नॉर्मल है, सभी चीजें नॉर्मल हो रही है, बट पेशेंट तो क्रिटिकल हो रहा है या मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में जा रहा है। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है उसकी कंपैरिजन हम लोग जो स्टोम से हम लोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद तरीके से हम लोग इसको कैसे देखें, है ना। तो बेसिकली त्रिदोषज अवस्था होती है कि इसमें हमें त्रिदोषक में जो ड्रग्स है, दूसरी बात ओजोवर्धक एंड विषनाशक जो ड्रग्स है, ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए कि आप कोविड के मॉडरेट ग्रुप का कोई भी पेशेंट देख रहे हैं, मॉडरेट से आगे मॉडरेट, क्रिटिकल या सीवियर ग्रुप में जो वेंटिलेटर भी है, तो उसमें आप कोई भी औषधि कल्प यूज करिए, उसको विषयज्ञ होना ही है और उसको ओजोवर्धक होना ही है। ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर ये 2 गुण उसमें नहीं है तो आपका पेशेंट उतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं होगा। तो स्टोम में भी सेम थिंग है। आप इस तरीके के गुणात्मक अगर ड्रग है, अभी इसमें चॉइस ऑफ ड्रग है, सुवर्ण है, कीरक है या हरताल मनीषिला के जो गुण है या जो कल्प है, तो ये चॉइस ऑफ हो जाते हैं इन्हीं गुणों की वजह से। आप इनको थोड़ा सा अर्ली फेज में या अगर लेटर फेज में यूज करना है थोड़ा सा हाई डोज में, आप इसको डिवाइडेड डोसेस में दीजिए। पूरी मात्रा, दिन की पूरी मात्रा दो डोसेस में देने से बेटर होता है कि आप उसको डिवाइड करके 4, 6 या 8 डोसेस में दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। रोल ऑफ बस्ती इन पोस्ट कोविड पेशेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ बस्ती इन पोस्ट? यस, डेफिनेटली। देखिए, कोविड में हमने पाया है कि धातु क्षय संप्राप्ति पोस्ट कोविड पेशेंट्स में काफी ज्यादा पाई जाती है। उसमें वात प्रकोप को लेके जो चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें बेसिकली वात के जो रुक्ष एंड लघु गुण जो है वो बॉडी में काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो हमें उसको ग्रहण चिकित्सा देना आवश्यक होता है। प्राइमरी फेज में बहुत बार हमें लंघन चिकित्सा देनी पड़ती है कोविड में, लेकिन लेटर फेज में आपको ग्रहण चिकित्सा देनी है। तो बस्ती का जो गुण है, आप बस्ती भी दोगे तो आपको ग्रहण गुणात्मक देनी है। आप सिद्ध घृत यूज कर रहे हो या सिद्ध तेल यूज कर रहे हो या यापन बस्ती जैसे ड्रग्स यूज कर रहे हो, तो उसमें पेशेंट को ग्रहण ही अपेक्षित है। और ऐसे ड्रग्स आप बस्ती में यूज करिए जो ओजोवर्धक है, जैसे भी दानवंतर तेल है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें आप सहचर तेल मिक्स कर रहे हो, तो दोनों को मिला के आप एक 80 to 100 ml अगर मात्रा बस्ती दे रहे हो तो दोनों काम हो जाता है उसमें। वात शमन एंड ग्रहण, ऐसे दोनों भी आप उसमें। या सेकेंड फेज है कि आप अवरुत्त तेल यूज करिए। पोस्ट कोविड जो पेशेंट जितने भी हैं, कि अगर आप उसमें अवरुत्त तेल यानी कि 7 बार या एवरेज 21 टाइम्स अगर उसको सिद्ध किए हुए जो तेल आते हैं, अगर आप उसको यूज करेंगे, नॉर्मली कोटकल फार्मेसी या आर्यवैद्य फार्मेसी जो साउथ इंडियन कंपनी है वो बनाती है इस तरीके के ड्रग्स जो आवर्ती होते हैं 3, 7 या 21 टाइम्स। मिनिमम आप 7 टाइम्स तो जो आवर्ती तेल है उनको यूज करिए, तो उनके रिजल्ट जो है वो बेहतर है। तो बच्चे आप देंगे तो ग्रहण गुणात्मक ही उसमें ज्यादा काम करते हैं, और जो वातशामक हो और ओजोवर्धक हो। सर, पेशेंट को तीक्ष्ण वेगी ज्वर होता है
कि ऐसा पेशेंट बोलता है कि 102 डिग्री फ़ारेनहीट उसको कंटिन्यूस फीवर रहता है, और कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उसको दिन में 1 या 2 स्पाइक आते हैं, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहीट के स्पाइक आते हैं। तो ऐसे दोनों पेशेंट में विचार कैसे करें हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से? एग्जैक्टली कि हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि जिस पेशेंट की संप्राप्ति हाई ग्रेड फीवर से शुरू होती है या जिस पेशेंट के लक्षण हाई ग्रेड फीवर से शुरू होते हैं, वो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। 2 लक्षण हैं हमने एक नोटिस किया है कि जिस पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर 3 to 4 डेज या 5 डेज है, या जिस पेशेंट में अतिसार के लक्षण 3 to 4 डेज है, वो पेशेंट अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशन में जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ज्वर का जो वेग है उसको कम करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आपका पेशेंट जितने देर तक हाई ग्रेड फीवर में रहेगा, वो कॉम्प्लिकेशन में जाने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। तो हाई ग्रेड फीवर में अगर हम लोग करेंगे, अगर हम लोग कंपैरिजन करके सोचेंगे, तो लास्ट ईयर में ये जो फीवर की जो अवस्था थी वो काफी हद तक कम थी, मतलब उतना हाई ग्रेड फीवर के पेशेंट्स हमने नहीं देखे। लेकिन रिसेंटली लास्ट 2 to 3 मंथ्स में हम पा रहे हैं कि 101, 102 के पेशेंट्स 4, 5, 6, इवन 7 डेज तक भी हाई ग्रेड फीवर के पेशेंट्स रह रहे हैं, तो उनका फीवर नहीं जा रहा है। तो इस अवस्था में अगर हमें तो इसीलिए हमने लास्ट 2 to 3 मंथ्स में बृहद कस्तूरी भैरव रस ये जो है एंड हड़ताल के जो गल्प है वो हमने थोड़ा ज्यादा मात्रा में देना स्टार्ट किया है, तो उससे फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो आप इसमें सिद्ध ग्रुप जो है, जैसे महातिक्तक या पित्त रसात्मक औषधि के जो सिद्ध ग्रुप है उसको आप यूज करेंगे साथ में, तो फीवर जल्दी ठीक होता है। तो इसमें और एक ड्रग है गुडुचि सत्व, लेकिन वो गुडुचि सत्व है वो यू हैव टू एश्योर कि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत बार हम गुडुचि सत्व यूज करते हैं कमर्शियली, बट वो उसके गुण अच्छे नहीं होते तो फीवर नहीं जाता। लेकिन अगर आप गुडुचि सत्व को आंवले की चूर्ण के साथ में और जो बाकी औषधियां है उसके साथ में यूज कर रहे हैं, तो फीवर डेफिनेटली कम हो जाता है। और उसको आप एक ही मात्रा में देने से बेटर है कि आप 3 या 4 डोसेस में उसको डिवाइड करके दीजिए। और अगर आप जैसे आपने कहा कि कुछ ग्रुप में माइल्ड या मॉडरेट फीवर है, दिन में 2-3 बार आ रहा है, तो अगर स्पेसिफाइड टाइम आप नोटिफाई कर पाते हो कि इसी समय पे फीवर कभी कभी आ जाता है, कि जैसे दिन के इवनिंग में 6 o'clock से शुरू हो जाता है और 8:30 तक हाई ग्रेड हो जाता है एंड अप टू 12 o'clock तक वो फिर से नॉर्मल आ जाता है। तो एक सीक्वेंस भी बहुत बार हम देखते हैं कई पेशेंट में। तो आपको ऐसी अवस्था में आपके जो औषधियां है वो एटलीस्ट 45 मिनट बिफोर देनी है। ज्वर वेग आने से पहले एटलीस्ट 1 मुहूर्त अगर आप पहले दवा देते हैं तो वो डेफिनेटली कम हो जाता है। रस औषधि में अगर हम लोग सोचेंगे तो इसमें सुवर्णमाक्षिक भस्म है एंड साथ में अगर आप मुक्ति या प्रवाह किस्ती यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो वेग की अवस्था है वो कम हो जाती है। सर, भस्म के अनुपान क्या होते हैं, या फिर कैसे अनुपान, कौन से अनुपान में देना चाहिए, या उसे काष्ठौषधि के साथ मिक्स करके देना चाहिए? कभी भी कोई भी भस्म आप सिंगल मत यूज करिए, कि जैसे अभी हमें सुवर्णमाक्षिक यूज करना है तो हम लोग सुवर्णमाक्षिक दे रहे 80 mg 1 गुंजा 2 गुंजा, तो आप डायरेक्ट मत यूज करिए। उसके साथ में काष्ठौषधि डेफिनेटली उसके साथ यूज करिए। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो भस्म की जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं या चांसेस है वो मिनिमाइज या नील हो जाते हैं उसके साथ में। और दूसरी बात है कि एज अ अनुपान या उसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। तो आप रसौषधि के साथ में कौन सी काष्ठौषधि यूज करनी है, तो कॉमनली अगर हम लोग देखेंगे तो त्रिफला जो है आप कॉमनली सभी भस्मों के साथ में यूज कर सकते हो। इट इज वेरी वंडरफुल ड्रग। आप कोई भी भस्म है, अगर आप व्याधि के अनुसार आप बाकी काष्ठौषधि यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट आप कोई भी भस्म यूज करेंगे तो उसको त्रिफला के साथ यूज कर सकते हैं। अनुपान में आप मधु एंड घृत इनका यूज अवश्य करिए। अनइक्वल क्वांटिटी में आपको यूज करना है। बट अभी हम लोग कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट आईसीयू में है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो बैकअप पे है या वेंटिलेटर पे है तो ये पॉसिबल नहीं होती है कि मधु और घृत हम इसमें दे सकते हैं। इवन दो आर्टिफिशियली अगर हमें ये देना है तो बहुत बार वो ट्यूब के अंदर बहुत सी मात्रा रह जाती है ड्रग्स की,
तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेशेंट अगर ओरली ले सकता है तो आप मधु एंड घृत इसको जरूर यूज करिए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। एक्यूट पेशेंट में कौन सा अगद इस्तेमाल करना चाहिए? एक्यूट मीन्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक्यूट में मेनली जब फीवर रहेगा 101, 102 ऐसा फीवर रहेगा, सीआरपी बड़ा होगा और माइल्ड ब्रेथलेसनेस ऐसे सिम्टम रहेंगे, ऐसे कंडीशन में कौन सा अगद इस्तेमाल करना चाहिए? Actually we are not using specified agat, but those drugs who have the property of विषग्ध वो हम ज्यादा यूज करते हैं। अभी इसमें हम लोग रसौषधि की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सुवर्ण है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ विषग्ध, मौक्तिक है, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ विषग्ध। तो रसौषधि में जिनकी प्रॉपर्टी विषग्ध है उस तरीके का ड्रग आप यूज करिए। और काष्ठौषधि भी अगर हम लोग सोचेंगे तो त्रिफला इज वेरी गुड विषग्ध। एक्चुअली वी नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ त्रिफला, बट त्रिफला एक बहुत अच्छा विषग्ध ड्रग है। साथ में आप हरिद्रा है जो विषग्ध है और ज्वरग्न भी है, दारू हरिद्रा है जो विषग्ध है और ज्वरग्न भी है। तो इस तरह के ड्रग्स आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। But personally, I'm not using any specific agat, but I definitely look out for the Vishagna property. सर हेमगर्भ यह कल्प आपने इस्तेमाल किया है, तो वो हेमगर्भ की मात्रा कैसे निश्चित करें? यानी पेशेंट के नाड़ी से उसकी मात्रा निश्चित होती है, लक्षणों से मात्रा निश्चित होती है, या फिर एज या वेट के हिसाब से उसकी मात्रा निश्चित होती है हेमगर्भ प्रोटीन, और कैसे पेशेंट को इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली, नाउ वी आर फेसिंग मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग कोविड कि हमें पेशेंट एक्सेसिबिली नहीं है, हम पेशेंट को देख नहीं पा रहे, एग्जाम नहीं कर पा रहे, इवन दो वी आर नॉट गिविंग मेडिसिन बाय आवर ओन। हम ब्लाइंड फोल्डेड सब कर रहे हैं। एक पेशेंट आईसीयू में है, उसके रिलेटिव हमें अप्रोच हो रहे, हम लोग दवा दे रहे, वो स्टाफ को जाके दे रहे हैं और वो पेशेंट को दवा दिए जा रही है। तो अभी हेमगर्भ की जो ऑब्जर्वेशन है या हाउ टू डिसाइड द डोज एंड ऑल दैट थिंग, मैंने कोविड में हेमगर्भ बहुत कम या एक दो पेशेंट्स में यूज किया है, बट जो मेरे कलीग्स है जो अंदर ये जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो ट्रीट कर रहे हैं उन्होंने कई बार यूज किया हुआ है। तो हेमगर्भ की जो मात्रा है और वो बहुत बार अवस्था पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा कि माइल्ड या मॉडरेट ग्रुप में हेमगर्भ की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप बाकी जो सुवर्ण कल्प है जैसे सुवर्ण मालिनी, वसंत, स्वास्थ्य, चिंतामणि, इससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। एक एवरेजली अगर हम लोग देखेंगे तो जो ग्रुप सीवियर ग्रुप में आ जाता है, जिनकी SpO2 80 से नीचे है और जो क्रिटिकल ग्रुप में आ जाते हैं जो वेंटी पे है, तो उनमें हेमगर्भ डेफिनेटली काम करता है। उससे भी आप अवस्था से डोज को डिसाइड कर सकते हैं। अभी वहाँ पे मात्रा देना उतना पॉसिबल नहीं होता है कि एवरी टाइम वो स्टाफ मात्रा करेगा। तो आप सिंपली अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड जो डोज है जो आप दवा दे रहे हो उसको पाउडर फॉर्म में आप उसमें मिक्स करके आप दे सकते हो, क्योंकि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन आईसीयू रिगार्डिंग आयुर्वेदा। या हम उसको मात्रा बना के दे सकते हैं, क्वाइट नॉट, मतलब कभी कभी पॉसिबल होता है बट मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है। तो आप बाकी दवाई के साथ में ही हेमगर्भ को दे सकते हैं। सर सीआरपी, एलडीएच जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है वह कंटिन्यूस 5th डे 7th डे ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे समय पे आयुर्वेदिक चिकित्सा में हमें क्या बदल करना चाहिए? अभी आप यूज क्या कर रहे हैं वो मैटर करेगा कि व्हाट आर द ड्रग प्रिपरेशन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस में अगर आप आर्सेनिक कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सीआरपी नहीं बनेगा। और अगर सीआरपी बढ़ रहा है फिर भी बढ़ रहा है तो आप डोज को थोड़ा इंक्रीज करिए एंड डिवाइडेड डोसेस में दीजिए। अगर आप 8 अर्ली दे रहे तो डोज बढ़ा दीजिए एंड 6 अर्ली करिए। अगर 6 अर्ली दे रहे तो डोज बढ़ाइए और उसको 4 अर्ली या 2 अर्ली करिए, तो डेफिनेटली सीआरपी कम हो जाता है। तो दैट इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर सीआरपी। आप आर्सेनिक कंपाउंड जो है वो दैट इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर सीआरपी एक्चुअली।
मतलब ऐसे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स, ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज द ऑब्जर्वेशन ओनली कि उसके डोज बढ़ाएंगे तो सीआरपी कम हो जाता है, यानी कि इन्फ्लामेटरी चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो सुवर्ण भस्म और हीरक भस्म आगे जाके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं निर्माण करता है? क्या कोई डेफिनेटली करता नॉट, है? नहीं डेफिनेटली नॉट। एज आई से कि मैंने 3-fold 4-fold जो नॉर्मल डोज है उससे भी कई गुना ज्यादा सुवर्ण और हीरक पर डे पर डोज भी यूज किया है। अब फिर भी हमने कोई भी उसमें साइड इफेक्ट या इवन दो लॉन्ग टर्म भी साइड इफेक्ट नहीं देखे हैं। मोर देन 7-8 मंथ्स भी फॉलोअप वाले पेशेंट्स है कि जिनमें हमने काफी ज्यादा मात्रा में यूज किया है, बट कोई भी एडवर्स या साइड इफेक्ट। हाँ, अभी सुवर्ण भस्म की जो शुद्धता है वो भी मैटर करेगी कि आप कौन सा सुवर्ण भस्म यूज कर रहे हो। प्रिपरेशन मेथड, वो ऑथेंटिसिटी भी मैटर करेगी, है ना। सर हीरक भस्म का डोज क्या है? हीरक भस्म का नॉर्मली हम लोग हीरक मॉडरेट ग्रुप से आगे ही यूज करते हैं, बहुत बार तो सीवियर एंड क्रिटिकल में ज्यादा यूज करते हैं। तो डोज एवरेजली अगर आप मॉडरेट ग्रुप में यूज कर रहे हैं तो 10 mg से शुरू कर सकते हैं पर डोज, या 5 mg से शुरू कर सकते हैं। अभी आप उसमें 4 अर्ली या 6 अर्ली 8 अर्ली उसको दे सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स आप फिर उसको 50 mg तक भी बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट वो अच्छा काम करता है। तो 5 mg to 50 mg आप एवरेज दे सकते हैं, इट इज मोर बेनिफिशियल। सर पोस्ट कोविड हाइपर ट्राइग्लिसिडेमिया अलोंग विद डायबिटीज मलाइटस 50-year-old पेशेंट थी, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल 1583 ऐसा था और 2 बार चेक किया था। ब्लड शुगर फास्टिंग 221, पोस्ट प्रेंडियल 289 और कोलेस्ट्रॉल 335 ऐसे पेशेंट है, तो उसमें क्या मेडिसिन? यस, तो बेसिकली हमें इसमें धात्वाग्नि मांद्य की चिकित्सा करनी है। तो आप इसमें अग्नि की चिकित्सा करिए, इरिस्पेक्टिव शुगर या हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया या बाकी जो चीजें हमें रिपोर्ट में दिखाई दे रही हैं, कि हमें उसको एक को ट्रीट करने से बेटर है कि हमें एक दवा शुगर के लिए दे रहे हैं, एक दवा हम लोग ट्राइग्लिसराइड के लिए दे रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ लाभ होगा। बेटर वे आप धात्वाग्नि मांद्य की अगर चिकित्सा करते हैं, अग्नि को अगर बढ़ाने वाली आप चिकित्सा करते हैं, तो जैसा भी उसमें पंचकोलासव है या पंचकोल चटपल ग्रुप है या उसमें तिक्तरस जो है जो अग्नि बढ़ाता है, तो इस तरीके के जो ड्रग्स है कटु तिक्त उष्ण रसात्मक जो है वो आप यूज करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि विद इन 7 to 10 डेज में आपके रिपोर्ट रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। एक एवरेज 2 to 3 वीक्स में सब रिपोर्ट नॉर्मल हो जाते हैं। तो धात्वाग्नि मांद्य की चिकित्सा करनी है इसमें। सर म्यूकरमाइकोसिस यह केस आपने कितने देखे हैं और उसमें आयुर्वेदिक विचार कैसे, आपका अनुभव क्या है उसमें? पर्सनली मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स नहीं देखे हैं, तो अभी तक तो मैंने पेशेंट्स नहीं देखे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, कि दैट काइंड ऑफ अभी कोई अप्रोच नहीं हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस विद म्यूकोरमाइकोसिस। Is there any role of Bruta in post-COVID patient? Definitely, Bruta has the major role in post-COVID patients. जैसे मैंने कहा कि ज्वर के उत्तर भाग में जैसे रुक्षता आ जाती है शरीर में, उस तरह के लक्षण आप पित्तांतर्गत जो रुक्षता है और वात की जो रुक्षता है, इस तरह के लक्षण आप पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज्यादा पाएंगे। तो दोनों की भी जो चिकित्सा है वो ग्रहण चिकित्सा है। तो इस ग्रहण में घृत तो सिद्ध घृत यूज करना हमें लाजमी है। तो इसमें डेफिनेटली सिद्ध घृत की जो घृत का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फ्रिक्वेंटली यूज करना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। Dose of हरताल एंड मनशीला कल्प। Exactly. As I said, कि what I observe in patients in the सामान्य संप्राप्ति of COVID, कि उसमें दोषों में वात दोष और धातु में रक्त दोष, ये दोनों की दुष्यता जो है बहुत ज्यादा होती है एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर, और जिससे आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
तो इन दोनों में जो कार्यकारित्व जो ड्रग है, दैट इज द चॉइस ऑफ ड्रग इज हरताल एंड मणिशिला और आर्सेनिक कंपाउंड। इनका जो गुण है वो वात, कफ, शोणित, विबंधनाशक गुण है इसमें, इन कल्पों में। तो अगर आप इनके कल्प यूज करते हैं, जैसे समीर पन्नक है, मल्ल सिंदूर है, रसमानिक्य है, तो आप जो मूल संप्राप्ति है उसी को भंग करते हैं, तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, और अगर होते भी है तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाते हैं। तो कोविड में ये कल्प यूज करने ही करने हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि इसको यूज करना ही है। और किसी भी अवस्था में, अगर माइल्ड ग्रुप में भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और अगर चांसेस है कि वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, कोमोबिडिटीज है, उसको ऑलरेडी कार्डियक इश्यूज है, डायबिटीज है या और कोई अदर दिक्कतें हैं, तो आप माइल्ड ग्रुप से ही आर्सेनिक कंपाउंड यूज करना शुरू कर दीजिए। Sir, below 12 years, which medicine should be used? बिलो 12 ईयर बेसिकली हम आर्सेनिक कंपाउंड यूज नहीं करते। हम लोग ज्यादा डिपेंड्स ऑन अभी कौन से ग्रुप में पेशेंट आ रहा है कि